नमस्कार जनरल साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, उसमें तो नए-नए देश भी शामिल होते जा रहे हैं। आप देखिए इस वक़्त 8-9 ऐसे देश हैं जहाँ पर ईरान ने अमेरिका के जो एयरबेस है उनको टारगेट किया है। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो यूएई को हुआ है। आप देखिए 137 मिसाइल और 200 ड्रोन से वहाँ पर हमला किया गया और अब तो हमारे पीएम मोदी ने भी यूएई के प्रेज़िडेंट से कल देर रात फ़ोन पर बात की है और बाकायदा ट्वीट भी किया और बताया कि भारत तो चाहता है कि जो अभी तनाव है वो डी एस्केलेट करे, रीजनल पीस हो, सिक्योरिटी हो और स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, देखिए भारत का जो 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 स्टांस है वो हमेशा से यही रहा है कि भारत एक शांति का प्रतीक है। वो भारत एक ऐसा देश है जो ये चाहता है कि कहीं भी युद्ध ना हो। भारत के प्रधानमंत्री पुतिन की आंखों में आंख डाल के उसको कह सकते हैं कि ये बुद्ध का युग है, युद्ध का नहीं है। फिर उसके बाद वो कीव जाकर के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से भी यही बात कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत ने सदैव से एक ऑल अलाइंड तरीके से रहने का एडवोकेसी करी है और उन्होंने ये प्रयास सदैव किया है कि हर मसले को शांति से, बातचीत के द्वारा, डिप्लोमेसी से सुलझाया जाए और पूरे देश, पूरे विश्व की प्रगति हो। ये हर बार वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वो हम पूरी दुनिया को देते रहते हैं। आप G20 का वो समिट याद करिए जब हमने 3 सेशंस के नाम वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर रखा था। मेरा कहने का अर्थ यह है कि भारत सदैव से शांति और डिप्लोमेसी का पक्षधर रहा है। कोई अगर आपको परेशानी है तो उसको बातचीत के जरिए सुलझाएं। यही मैसेज उन्होंने यूएई के राष्ट्राध्यक्ष से जब बात करी है उनको दिया है। देखिए 2-3 वजह है। एक तो सबसे ज्यादा बड़ा हमला जो ईरान की ओर से आया है मिडिल ईस्ट के देशों में, वो यूएई पर आया है। उसकी वजह भी मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज ये है कि भारत का एक बहुत साइजेबल पॉपुलेशन यूएई में रहता है और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यूएई की जो सरकार है उसने हमारे जो इंडियन डायस्पोरा यूएई में है उसकी देखभाल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तीसरी बात, हमारे यूएई से बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं और आपको याद होगा जनवरी के महीने में यही यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद भारत आए थे, कुछ समय के लिए आए थे और काफी मसलों पर हमने इंक्लूडिंग डिफेंस डील उनसे समझौते किए थे और उन पर डिफेंस डील पे दस्तखत हुए थे। देखिए हमारा यूएई के साथ संबंध बहुत पुराना है और यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो नाजायज हमला यूएई के ऊपर हुआ है और खास करके यूएई के सिविलियन इलाकों पे हमला किया गया है, तो उसकी भर्त्सना करते हुए उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से बात करी है। पहली बात। अब देखिए यूएई के ऊपर ऐसा हमला या मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के ऊपर उन्होंने हमला, 7-8 देशों पे हमला ईरान क्यों कर रहा है, उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो यह है कि उन्होंने कहा था कि अगर हमला हमारे ऊपर हुआ तो इसको हम एक वन ऑन वन कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहने देंगे और ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होके रहेगा। तो इसको वो रीजनल शेप देना चाह रहे हैं, रीजनल इसका असर दिखाना चाह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो उन्होंने इन देशों के ऊपर हमला करके ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस अमेरिका के ऊपर आप अपनी सुरक्षा के लिए निर्भरता दिखाते हैं वो अमेरिका आपकी सुरक्षा कर नहीं पा रहा और मैं आराम से आपके ऊपर हमले कर पा रहा हूं। तो ये भी एक संदेश कहीं ना कहीं वो जा रहा है। तीसरी बात, वो ये करना चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ नहीं है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इसको एक प्रेशर पॉइंट की तरह वो प्रयोग में लाना चाहते हैं। यूएई की एक खास बात यह है कि वहां पर बहुत सारे देशों का बहुत सारा आर्थिक रूप से पैसा या उनका धन वहां पर इन्वेस्टेड है और यूएई पे हमला करने के बाद उसका एक विपरीत असर उन देशों के ऊपर भी पड़ सकता है। उसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो वो भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने यूएई के ऊपर ज्यादा हमले किए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएई के ऊपर हमले करने की वजह यही है, लेकिन ज्यादा हमले करने की वजह शायद यही भी हो सकती है।
अब जहां तक सवाल हमारे रिलेशनशिप का है, देखिए कल सीसीएस की मीटिंग भी हुई थी और उसमें भी मेनली यही डिस्कस किया गया था कि अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर ये युद्ध और विभत्स रूप लेता है और फैलता है, तो हमारे लगभग 80 लाख लोग मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, तो उनको इवैक्यूएट करना या उनको वहीं सुरक्षा मुहैया कराना, ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। क्योंकि इस न केवल 80 लाख लोग, मैं आपको बताता हूं दो चार चीजें कि हमारा 240 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। हमारे जो वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है, उसकी जो रेमिटेंसेस हैं इंडिया में आती हैं, वो 135 140 बिलियन डॉलर के बराबर हैं। हमारा बहुत ज्यादा स्टेक वहां पर है। उसके अलावा हमारा लगभग 45% एनर्जी जो जो क्रूड है वो उसी उसी मिडिल ईस्ट से भारतवर्ष में आ रहा है। तो भारत की जब हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो हमारा मिडिल ईस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है हर प्रकार से। और हमने जो हमारे लोगों का मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट है, वो न केवल पैसे के रूप में बल्कि मैन पावर के रूप में ये बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और इसकी देखभाल करना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। और यही वजह है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक साफ मैसेज यूएई के राष्ट्रपति को दिया है और उनका आभार प्रकट किया है। और साथ ही साथ ये कहा है कि भारत डी एस्केलेशन का, यानी कि यहां पर तनाव घटाने का और क्षेत्रीय शांति का, स्टेबिलिटी का और सुरक्षा का पक्षधर है। ये उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है। सर, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में यूए के साथ खड़ा है भारत और भारतीय डायस्पोरा का वो बहुत ख्याल रख रहे हैं। इसके लिए उनका धन्यवाद भी अदा किया। लेकिन सर, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन सभी देशों को जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं या जिनके स्पेस का इस्तेमाल, एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका ने किया, उन सबको टारगेट किया। क्या अमेरिका ने सोचा था कि इस तरह से रिटेलिएट करेगा ईरान, या यूं कहा जाए कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं फंस गया है अमेरिका? देखिए, दो आपके इस प्रश्न के दो दो भाग हैं। पहली बात, क्या अमेरिका ने ये सोचा था? हाँ, क्योंकि अमेरिका अगर ये सोचता नहीं तो उसके लिए वो प्लानिंग नहीं करता। ये बात खामनेई जब थे, उन्होंने हमेशा कही थी कि आप हमारे को हाथ लगाएंगे तो हम आपके तमाम जो मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर हमले करेंगे। ये बात निश्चित थी। उसकी मैं वजह बताता हूं। क्योंकि ईरान की जो 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 शक्ति है, ईरान के पास है क्या? मिसाइल और ड्रोन्स। ये उनकी मेन स्टे है उनकी मिलिट्री पावर का। उनके पास जो मिसाइलें हैं, वो इतनी दूर जाने वाली मिसाइलें नहीं है। अमेरिका के ऊपर तो किसी कीमत पे हमला नहीं कर सकते। इजराइल तक जाने वाली मिसाइल्स भी लिमिटेड नंबर्स में हैं। लेकिन अमेरिका के जितने भी बेसिस मिडिल ईस्ट में हैं, खास करके जो खाड़ी के देश हैं, उन देशों में निश्चित रूप से ईरान हर प्रकार से हमले कर सकता है। तो ये भी एक मैसेज अमेरिका को क्लियर कट पता था कि अमेरिका जो ईरान का रिटेलिएशन होगा, इजराइल के खिलाफ तो होगा ही होगा, लेकिन वो हर उस मिलिट्री बेस, अमेरिकन मिलिट्री बेस के ऊपर हमले करेगा जहां पर उनकी उनकी मौजूदगी है। इसीलिए अमेरिका ने पहले से तैयारी करी थी। कुछ बेसिस से लोगों को, अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया, कहीं बढ़ाए, कहीं उन्होंने एयरफोर्स के बॉम्बर्स लाके रखे, फाइटर्स उन्होंने ला करके F-16, F-35, F-18, F-22, ये तमाम ला करके जॉर्डन में, इराक में उन चीजों को बढ़ाया। ये चीज क्यों की गई थी? ये तमाम चीजें इसीलिए की गई थी क्योंकि अमेरिका को इस बात का निश्चित रूप से पता था कि ईरान का रिटेलिएशन होगा, मुख्यतः इजराइल पे होगा, उसके अलावा तमाम मिलिट्री बेसिस जो यूएसए के हैं उन पर होगा। पहली बात। दूसरे सवाल कि क्या अमेरिका फंस गया है? इस बात का लगभग आंसर यही है कि अमेरिका निश्चित रूप से वहां पर फंसा है। उसकी वजह बताता हूं कि अमेरिका ने जितनी बार भी कहीं भी अपने देश के बाहर जाकर के इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश करी है, वहां वो फंसे रहे फॉर कुछ समय तक, और फिर वहां से बेइज्जत होकर उनको वापस आना पड़ा, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, और कुछ भी। तो मेरा ये मानना है कि यहां पर भी लगभग वैसी ही परिस्थिति है। लेकिन डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। डिफरेंस ये है कि ईरान में अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड कदापि नहीं उतारेगा।
अगर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका ने नहीं उतारे तो फिर जो रियल सेंस में फंसना होता है कि आप वहां गए और वहां से आप अपने आप को रिट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन अमेरिका की जो जो जमावड़ा अमेरिका ने किया है, चाहे वो समंदर में किया हो या हवाई हमलों के लिए मिडिल ईस्ट में अपने एयरफोर्स के इतना जबरदस्त उन्होंने अपना बिल्डअप किया है, वो किया हो, वो लगता है कि काफी लंबे समय के लिए यहां पर उनको शायद ठहरना पड़े, क्योंकि ईरान इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि वो 100 के लगभग इजराइल ईरान के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को मार के ईरान को कैपिचुलेट करवा देंगे, वो नहीं हुआ। उनको ये शक था कि जब वो उन पे हमले करेंगे तो ईरान के अंदर एक किस्म का टर्मोइल होगा और उसकी वजह से रिजीम चेंज करने के लिए वहां के ईरान के ही लोग उभर करके आए। शायद शायद मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, आने वाला समय बताएगा, शायद वो भी अभी नहीं हुआ। इनफैक्ट आज जिस प्रकार से खamenei के समर्थन में पूरे ईरान में लोग बार बार निकल निकल करके आ रहे हैं, इंजीनियर्ड हो सकता है, उसको मैं मना नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है कि अगर किसी जबरदस्ती लोगों को निकाल निकाल करके बाहर ला रही हो, उसमें और भी कई चीजें हैं कि लोगों के पास एकदम ब्रांड न्यू खamenei का पोस्टर है जो कि बना हुआ तो हो नहीं सकता, जो कि उन्होंने उनको बना बना करके दिए हैं। काफी चीजें इसके अंदर हैं, लेकिन ये जो जो ईरान की स्टेइंग पावर जो नजर आई है, वो शायद उसके आकलन में शायद अमेरिका और इजराइल से थोड़ी चूक हुई है, थोड़ी गलती हुई, और इसकी वजह से मेरे को ये लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ समय के लिए अमेरिका यहां फंस चुका है। आप अभी का जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ईरान की जो नई हायरार्की है या जो नए सुप्रीम कमांडर बने हैं, वो बात करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को ये पहले करना चाहिए था। ये हो सकता है उन्होंने नहीं कहा हो, ये भी संभव है कि अमेरिका खुद एक रैंप डाउन अपने लिए, रैंप ऑफ ढूंढ रहा है, वहां से निकलने का पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं बातचीत में शायद इंटरेस्टेड हो, क्योंकि काफी हद तक जो उनको करना था वो उन्होंने कर लिया। ईरानियन नेवी को लगभग क्रिपल कर दिया, 9 जहाज तो उन्होंने खत्म कर दिए ऑलमोस्ट, बाकी भी वो कह रहे हैं कि आज बाकी नेवी को भी हम खत्म कर देंगे। तो बहुत बड़ा आघात ईरान को दिया है, लेकिन अमेरिका भी कम से कम कुछ समय के लिए, अमेरिकी फोर्सेस कहूंगा, क्योंकि अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, अमेरिकी फोर्सेस वहां पर शायद कुछ समय के लिए उनको वहां पर रहना पड़ेगा। इनको हम फंसना कह सकते हैं। सर, आप सही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं वो फिशिंग कर रहे हैं शायद कि बातचीत के लिए तैयार हो जाएँ। अब इतना लुटाने के बाद ईरान बातचीत के लिए तैयार क्यों होगा? भरोसा कैसे कर सकता है अमेरिका पर? जब एक तरफ ओमान में बातचीत के दौर चल रहे थे और उस बीच तुमने अटैक कर दिया, तो फिर कैसे भरोसा करेगा ईरान अब अमेरिका पर कि आइए बातचीत के टेबल पर बैठिए? और दूसरा क्या है कि आधा-अधूरा प्रोजेक्ट रह गया, अमेरिका का रिजीम चेंज तो कर नहीं पा रहे, फिलहाल तो यही हालात दिख रहे हैं, तो इसलिए शायद वो बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं। लेकिन अगर अमेरिका फंसा है सर ईरान में, तो ये पाकिस्तान का क्या होगा? मुल्ला मुनीर भी तो फंस गया। आप देखिए खamenei की मौत के बाद किस तरह से कराची में, इस्लामाबाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर यूएस कॉन्सुलेट और उनके एम्बेसी को टारगेट किया, आग लगा दी, वहां पर तोड़फोड़ की, और वहां पर पता नहीं 15-16 लोग मर भी गए हैं जिनको यूएस मैरिन ने मारा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान की आज ऐसी परिस्थिति है, जो सांप छुछुंदर की गति होती है ना, ना उगला जाए ना निगला जाए, वही हाल पाकिस्तान का हो चुका है। ये देखिए क्या होता है कि जब आप 2-3-4 नावों में, मैं तो यूं कह रहा हूं कि 2 नावों में भी एक साथ आप सफर करेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। ये तो 3-4 नावों में एक साथ घूमने की कोशिश कर रहा है मुल्ला मुनीर, जहां से उसको पैसा मिल रहा है, जहां से उसको मदद मिल रही है, वहीं जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, जितना मुसलमान ये मुस्लिम ब्रदरहुड बिरादर ये वो और मुस्लिम उम्मा और वो इस्लामिक वर्ल्ड के नेता बनना चाहते थे पाकिस्तान, ये मैं आज बता देता हूं आपको कि जितने मुसलमानों को इस पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क ने कत्ल किया है, उतने मुसलमानों को आज तक किसी ने कभी नहीं मारा। आप 1971 का बांग्लादेश देख लें, मिलियंस मिलियंस हैव बीन किल्ड, 500,000 women raped। ये कोई बात
उस वही टिक्का खान, उसने बलोचिस्तान में वो किसको मार रहे हैं? क्या वो वहां पर कोई हिंदू है या जू है? अफगानिस्तान में किसको मार रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में किसको मार रहे हैं? और सबसे ज्यादा जो इनके ऊपर उंगली खड़ी करने की जगह है, बात है, वो ये है कि जॉर्डन में 1972, ये उस अर्ली 70s में ये टाइम था जब फिलिस्तीनी जो लोग जॉर्डन में आके ठहरे हुए थे, वहां पर उन्होंने कोई अपराइजिंग टाइप हुई और वहां पर जियाउल हक उस समय ब्रिगेडियर थे। इस पाकिस्तान ने जाकर के 25 से 27 हजार फिलिस्तीनियों को कत्ल किया है। ये आज फिलिस्तीन 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 करके पूरे दुनिया में हंगामा मचा रहे हैं। जितने फिलिस्तीनियों को उस समय कहते थे, जितने फिलिस्तीनियों को पाकिस्तान ने कुछ समय में मार दिया, उतने फिलिस्तीनियों को इजराइल ने सन 50 से लेकर के सन 72 तक 73 तक नहीं मारा था। तो ये जो पाकिस्तान का डीएनए है, ये एंटी मुस्लिम डीएनए है। उनको एंटी मुस्लिम नहीं है, एंटी एवरीथिंग। पंजाबी सुन्नी मुसलमान के अलावा इस पाकिस्तान के लिए नथिंग मैटर्स। दूसरी चीज, पाकिस्तान को जहां से भीख मिलेगी वो वहीं चले जाएंगे। आपको याद दिला दूं, जब जून 25 में इसी ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठे हुए थे उस टाइम पर जब हमला चल रहा था ईरान के ऊपर। बाकी आपके उसके उसके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि वो वहां क्या कर रहे थे। वो वहां बैठकर ईरान की पीठ में छुरा भौंक रहे थे। आज फिर वो अमेरिका के और इजराइल के साथ खड़े हैं। ये वो पाकिस्तान है जो हमेशा से ये कहता रहा है कि हम फिलिस्तीन के, ये हम फलाना, हम कश्मीर, हम बंगाल। ये वो पाकिस्तान है। इसने कश्मीरियों का भी कत्ल किया है, बलोचों का भी कत्ल किया है, पश्तूनों का भी कत्ल किया है, बंगालियों का मैसेकर किया है, फिलिस्तीनियों का मैसेकर किया है, और आज वो फिर तैयार बैठा है फिलिस्तीनियों का गाजा में जाकर के मैसेकर करने के लिए। सबसे घटिया और सबसे बेगैरत मुल्क है जो आज हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता बाहर निकल करके बोल रही है। कोई एक वर्ड नहीं निकल के आया पाकिस्तान से कि हम ये करेंगे, हम बोला कुछ नहीं। आज उनकी आवाम उनसे प्रश्न कर रही है कि भाई आप कहां हैं? क्या आपने कंडेम किया अमेरिका के स्ट्राइक को? आप इस्लामिक जो 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 ब्रदरहुड या लीडर बनना चाह रहे थे इस्लामिक, उसका वो कहां गया? उनकी आवाम पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूं अंजू, उनकी आवाम पूछ रही है। उनकी आवाम उनसे, ये मैंने देखे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई खाम नहीं चले गए, आपने क्या उसका हिसाब किताब किया? क्या कोई एक वर्ड? क्योंकि ये बिके हुए हैं। आज ये ईरान को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस भी यूज करेगा अमेरिका। अब वो ईरान कर रहे हैं, कल को अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस से कुछ करता है और ईरान पाकिस्तान पर हमला कर देगा, ये फिर क्या करेंगे? ये बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान की परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी मार खा रहा है। पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बाल्टिस्तान में, पीओजे में बिल्कुल हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं और पाकिस्तान बहुत जल्द नो मोर पाकिस्तान होने वाला है। लेकिन सर, ये तो नहीं सोचा होगा ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिस पाकिस्तान को मैं इतना फंड देता हूं, आईएमएफ के मतलब लॉकर के दरवाजे खोल देता हूं कि इनको खूब पैसा दिया जाए, वहां पर उनकी ही एम्बेसी, उनके ही कॉन्सुलेट को टारगेट करे वहां के लोग और मुल्ला मुनीर कुछ कर ना पाए। वहां पर तो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, गोलियां तो यूएस मरीन ने चलाई। तो इसकी जवाबदेही भी बनेगी ना मुल्ला मुनीर की तरफ कि तुम क्या कर रहे थे भाई, तुमको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब जब इन्होंने पहले गाजा में पाकिस्तानी फौज को भेजने का करार कर लिया था, अमेरिका के साथ एक समझौता कर लिया था, उस वक्त याद कीजिए वो जो तहरीके लब्बाक कैसे सड़कों पर इस्लामाबाद में कूद रहा था। तब नहीं इनको समझ में आता कि अगर ये इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो अपनी ही जनता इनकी सड़कों पर उतरेगी, और वो तमाशा इन्होंने देखा। और सर, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अंदर खाने मुल्ला मुनीर को डर भी तो सता रहा है ना कि कहीं ऐसा ना हो इजराइल के अगले निशाने पर वो हो, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े खुले में कहा था कि जो आतंकवाद को पनाह देता है उसमें ईरान नंबर 1 है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है, और उसको भी निशाने पर लेगा। और एर्दोगन और मुल्ला मुनीर की जैसी दोस्ती है, ये दोनों सिर जोड़कर डर के मारे बैठे होंगे कि कहीं इन दोनों में से किसी का नंबर ना लग जाए।
हाँ, बिल्कुल सही आपका आकलन, बहुत ही सटीक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए एर्दोआन जो है वो बहुत शातिर। एर्दोआन कोई भी इस प्रकार की मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टेप आगे बढ़ के लेने वाला है जिससे कि इजराइल की रैथ उनके ऊपर आकर के गिरे। ये बिल्कुल वो बिल्कुल साफ उनको उसको पता है। वो कुछ बोलता रहेगा, कभी ईरान को कहीं से मदद कर देगा, कहीं उसको मदद कर। एर्दोआन की दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो नाटो का सदस्य है। चूंकि वो नाटो का सदस्य है और अगर वो अमेरिका के खिलाफ हमला करता है या बात कुछ करता है तो वो वेर इज द नेटो पूरे तो ये एक उनका बड़ा भारी प्रेडिकामेंट है। दूसरी चीज ये है कि एर्दोआन बाहर से मदद जरूर करेंगे। वो ईरान को भी कहते रहेंगे भाई ये करो वो करो फलाना, कोई उसकी मदद के लिए निकल करके बाहर नहीं आएगा। परेशान कौन हो रहा है, फंस कौन रहा है? फंस रहा है मुल्ला मुनीर, क्योंकि वो दोगलापन पूरी दुनिया में दिखा रहा है। आपको मैं बता रहा हूं अंजू, आने वाला समय उनको दिखाएगा कि जिस तरीके से वो चीन को कंसेशन पे कंसेशन दे रहे थे, चाहे वो सीपीईसी हो या कुछ भी हो, वो चीज भी अमेरिका उसको भी सॉर्ट आउट करेगा। अमेरिका का कोई दुनिया में दोस्त नहीं है अंजू, कोई दोस्त नहीं है। ये बार बार ये बात कही जाती है। इनके एक हेनरी किसिंजर नाम के बहुत प्रखर नेता रहे हैं अमेरिका के। उन्होंने कहा था कि एनिमिटी विद अमेरिका इज डेंजरस एंड फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज फेटल। ये अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है और वो अब पाकिस्तान से भी अपना उल्लू सीधा कर रहा है। देखिए पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जाता है। उसकी वजह यह है, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो भारत का पार्टीशन हुआ उसका एक बड़ा कारण पाकिस्तान पे कंट्रोल अंग्रेजों का रहे, ये भी रहा है। क्यों हम लोग यूएन में गए जब हम ले सकते थे गिलगिट बाल्टिस्तान? क्योंकि वो नहीं चाहते थे गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बने। इसीलिए जो अंग्रेज हमारे ऊपर बैठे हुए थे उस टाइम पे किसी भी फॉर्म में, उन्होंने तो ये चीजें हैं। हम थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाएंगे उससे, ये किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान का अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका इज यूजिंग पाकिस्तान, और इसके लिए पाकिस्तान को बेच कौन रहा है? मुल्ला मुनीर। चाहे वो रेयर अर्थ हो या कुछ और हो, ये जी। वो इंसान है जिसने फ्लोरिडा में जाके कहा था कि अगर हमारे पर एग्जिस्टेंशियल कुछ 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 हुआ देन आई विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद मी। ऐसे इंसान के हाथ में न्यूक्लियर आर्सेनल का बटन रहना खामने के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक है। सर, जैसे अभी आपने कहा ना कि अभी तक तो ईरान ने पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया, लेकिन अगर उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका करता है तो निशाने पर आ जाएगा ईरान के पाकिस्तान। लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि क्या पता पाकिस्तान में आकर आईआरजीसी के बाकी लोग छिप गए हों ऑफिशियल, क्योंकि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन छिपा रहा था, अमेरिका को पता तक नहीं चला था कि 9/11 का उनका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा दुश्मन तो उन्हीं के पाले हुए देश में बैठा हुआ था और फंडिंग पैसे भी ले रहा था अमेरिका से पाकिस्तान उन दौरान। तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये खबरें भी आ रही कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ के छिप गए हो और पाकिस्तान ने पैसे की खातिर उनको छिपा भी लिया। संभव है, संभव है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि अगर ये होगा तो आप देखना इजराइल और अमेरिका उस जगह भी हमला करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए जो रजीम चेंज की हम बात कर रहे हैं, अभी जो हुआ है वो रजीम चेंज नहीं हुआ है, वो एक लीडर की डेथ हुई है। एक लीडर आपने एलिमिनेट किया है, लीडरशिप बदली हुई है, रिजिम वही है, विचारधारा वही है, माइंडसेट वही है, आइडियोलॉजी वही है। और उसकी ताकत क्या है? आईआरजीसी, ये बात सब जानते हैं कि आईआरजीसी ईरान की सेना नहीं है। आईआरजीसी जो है वो इस रिजीम की आर्म्ड फोर्स है, जो कि अपनी एलिजेंस इस रिजीम के प्रति रखती है। इसकी लॉयल्टी ईरान के लिए नहीं है, इसकी लॉयल्टी खामनेई के लिए थी। इसी वजह से अमेरिका ने और कई देशों ने आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है।
अमेरिका के बुक में आईआरजीसी इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और यही वजह है कि पूरी संभावना है कि उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, तो अब अगर आपको रिजीम चेंज करना है, आइडियोलॉजी खत्म करनी है, तो आपको इस आईआरजीसी को ब्रेक करना पड़ेगा। जब जब तक उस आईआरजीसी के पास शक्ति है, उनके पास साधन है, आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते। ये बात अमेरिका भी जानता है, और यही वजह है कि आईआरजीसी की टॉप हायरार्की को इन्होंने टारगेट किया है। 40 से ज्यादा सीनियर आईआरजीसी कमांडर्स जो हैं इस पहले 24 घंटे के अंदर अंदर हुरों के पास जा चुके हैं। तो ये मेरा मानना है कि आईआरजीसी के कमांडरों को एलिमिनेट करने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाएगा, और अगर वो आईआरजीसी के कमांडर इस घटिया बेगैरत मुल्क पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, तो पाकिस्तान की शामत आई समझो। बिल्कुल सर, शामत तो आएगी आएगी, वैसे भी फंसा हुआ है, समझ में तो आ नहीं रहा किधर जाऊं, अमेरिका के साथ जाऊं, चाइना के साथ जाऊं, और अपने लोगों से मुंह कैसे छिपाऊं। लोग तो सड़कों पर उतरे हुए हैं। सब चलिए, पाकिस्तान की हालत तो जो है सो है, लेकिन हमारे देश के विपक्ष को क्या हो गया ये देखिए। ये जो पवन खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े प्रवक्ता है, ये सवाल उठा रहे हैं कि 24 घंटे हो गए हैं और खमैनी की हत्या को, लेकिन पीएम मोदी ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, एक शब्द नहीं कहा, श्रद्धांजलि नहीं दी उनको, ना ही इजराइल और अमेरिका की निंदा की। ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहां चला गया हिंदुस्तान का नैतिक नेतृत्व। आप देख रहे हैं किस तरह के सवाल उठाते हैं ये लोग, और पूछा जा रहा है पूरी दुनिया में एक अंधेरा छाया हुआ है और भारत ही था। सुनिए, ये बड़ी गौर करने वाली बात है सर कि कांग्रेस का नेता कह रहा है पूरी दुनिया पर एक अंधेरा छा रहा है, रोशनी देने का काम हमारा मुल्क कर सकता है, लेकिन नहीं किया। भारत के नेतृत्व को ये कमजोरी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। अब सोचिए, उनको पीएम मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं, तो पीएम मोदी सर अभी तक उन्होंने अगर रिएक्ट नहीं किया तो उसकी वजह होगी ना, क्योंकि वो तो शिया धर्मगुरु थे, खमैनी किसी राष्ट्र के अध्यक्ष थोड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, देखिए मैं आपको इतना गारंटी से बता सकता हूं कि जितने भी रिएक्शंस इस प्रकार के लोगों से आते हैं, इन लोगों के लिए भी वही शब्द बिल्कुल अप्रोप्रिएट है जो थोड़ी देर पहले मैंने पाकिस्तान के लिए प्रयोग में लाया था। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य तुष्टीकरण और वो जो वोट बैंक है उसको किसी प्रकार से मोबिलाइज करना अपनी तरफ, यही एकमात्र उद्देश्य है। ये जो कह रहे हैं कि इनकी कमजोर नेतृत्व क्या होता है, उसको मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो आपका पूरा का पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा। कमजोर नेतृत्व वो होता है जब आपकी सेना जीत रही है तो आप यूएन चले जाते हैं। कमजोर नेतृत्व वो होता है कि जब आपकी सेना हजारों लाखों किलोमीटर जीत करके आपको दे देती है तो आप उसको वापस कर देते हैं। कमजोर नेतृत्व वो होता है कि आप 40-50 हजार स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, वो जबकि आपको पता है वो जा रही है आपके हाथ से, उसको आप जाने देते हैं। उसके बाद जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है पार्लियामेंट में तो कहते हैं कि नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, तो क्या फर्क पड़ता है। तब उनको जब ये कहा जाता है कि आपके सिर पर भी एक बाल नहीं है तो वो थोड़ा सा संभलते हैं। कमजोर नेतृत्व वो होता है कि जब आपको आपकी सेना 93,000 सैनिक पकड़ करके देती है, 13,000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन जीत के देती है और बांग्लादेश को लिबरेट करवा करके देती है, और आप शिमला में जाकर के सरेंडर कर देते हैं, वो कमजोर नेतृत्व होता है। 100 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक आपके ऊपर हो जाते हैं, जिसमें 26/11 भी शामिल है, जिसमें कई सारे बम ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट, ये वो और उसका कोई भी एक्शन नहीं लेना, वो होता है कमजोर नेतृत्व। कमजोर नेतृत्व वो होता है कि आप कुछ भी नहीं है और जाकर के 2008 में किसी दूसरे देश के साथ एक आदमी जो कि एमपी भी नहीं है वो जाकर के कोई एमओयू साइन कर देता है, वो कमजोर नेतृत्व होता है। कमजोर नेतृत्व की इनको परिभाषा नहीं पता। आज का भारत है ये, आज के भारत का नेतृत्व सर्जिकल स्ट्राइक करता है, आज के भारत का नेतृत्व बालाकोट की स्ट्राइक करता है, आज के भारत का नेतृत्व ऑपरेशन सिंदूर करता है, आज के भारत का नेतृत्व जाकर के पुतिन से कहता है लड़ाई मत लड़ो, जाके जेलेंस्की से कहता है लड़ाई मत लड़ो, जाकर के अमेरिका से कहता है कि लड़ाई
में आग में घी डालना बंद करो। ये नेतृत्व ताकतवर है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का निमंत्रण ठुकरा देता है। ये जी। नेतृत्व वो है जो पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि सही राह क्या है। तो ये इस प्रकार के घटिया और बेमानी जो स्टेटमेंट्स हैं उनका कोई मतलब नहीं है। और इतना मैं अंजू आपको गारंटी से बता सकता हूं कि आज की भारत का जो जनमानस है वो इस प्रकार के बेहुदा तरीके जो कि आपको कहीं से भी सूट नहीं करते उनको अच्छे से समझती है। सबक इनको सिखाया जाएगा, समय आपको बताएगा। सर ताज्जुब इस बात का होता है कि यहाँ तो इनको बड़ी खुजली मची हुई है कि स्टेटमेंट जारी किया जाए, स्टेटमेंट जारी किया जाए। इनको तब इजराइल के लोगों के जख्म नजर नहीं आए थे जब 7 अक्टूबर 2023 को किस तरह से हमास के आतंकवादियों ने वहां जाकर दरिंदगी की थी, नंगा नाच किया था, कैसा व्यवहार किया था वहां की महिलाओं के साथ। वो सब याद नहीं आता। वो सब याद आने के बावजूद भी इनकी एक महिला नेता है जो थैला पहनकर पहुंच जाती है पैलेस्टीन का संसद भवन में। तब तो ये लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं। इनको हिंदुओं के साथ क्या कुछ हुआ बांग्लादेश में वो याद नहीं आया, तब एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया। अब तो ये जो कांग्रेस पार्टी उसने लंबा चौड़ा ये स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। आप सोचिए कितने उतावले हैं ये। और दूसरी तरफ सर एक और नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उनका तो बड़ा ही बचकाना बयान है। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी इजराइल गए थे, तो उस वक्त नेतन्याहू को बताना चाहिए था कि वो कैसे प्लान कर रहे हैं ईरान पर हमला करने की। और अगर उन्होंने ये जानकारी पीएम मोदी को नहीं दी तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ धोखा किया। सर उनसे पूछा जाए, क्या ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक भी देश के नागरिक को पता था कि क्या होने जा रहा है 7 मई की आधी रात को? नहीं नहीं, देखिए अंजू, इन लोगों का वही मैं कह रहा हूं, इनको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, कोई इनके अंदर काबिलियत नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई देश अपने देश के ऑफेंसिव प्लान को आपके प्रधानमंत्री के साथ शेयर करेगा? मूर्खता की हद, ये मूर्खता की हद है। ये उस वोट बैंक को खींचने का की कवायद लगातार चला के रखी हुई है। आप क्या मुझे ये कहना चाह रही हैं कि 2 दिन पहले इजराइल ने निर्णय लिया कि वो ईरान पे हमला करने वाले हैं? तो क्या पिछले 3 महीने से जो ड्रामा चल रहा है, अब्राहम लिंकन आ गया, 50 वहां पर और युद्धपोत आके खड़े हो गए, जेराल्ड आर फोर्ड आ गया, 200 आपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में ला करके रख दिए, B-2 बॉम्बर्स वहां पर ला करके रख दिए, पूरे डिफेंसेस को रीएडजस्ट कर दिया, पूरे बेसिस को रीएडजस्ट कर दिया। पूरी दुनिया को आप बार बार बता रहे हैं, बार बार धमकियां दे रहे हैं, बार बार सही किस्म की बात। तो वो क्या सारा तैयारी नहीं थी? ओवैसी साहब और ये कांग्रेस जैसे घटिया लोगों के हिसाब से तो ये लड़ाई मोदी करवा करके आए। कितनी 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 बिल्कुल मूर्खता से भी ज्यादा कोई बुरा शब्द अगर हो सकता है, उससे भी ज्यादा कोई बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल पैदल। इनको इनको लगता है कि बाकी सब लोग मूर्ख हैं, कि वो ये कहेंगे और हम मान लेंगे। ओवैसी ये कहेंगे कि हमारे साथ उन्होंने अपने अटैक प्लान क्यों नहीं डिस्कस किए। वो ओवैसी साहब, भाई तुम कमान यार, किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात ये कह रहे हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे मुसलमान का भी सेंटिमेंट है। ये बात निश्चित है कि ये जो खामनेई थे वो शिया समुदाय के सब सर्वोच्च धार्मिक नेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उनको लग रहा है कि जो शिया वोटर है भारतवर्ष का, उसको लुभाया जा सकता है 4 स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ देकर के या नरेंद्र मोदी के खिलाफ देकर के। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही ये हमले हुए थे उसके बहुत कम समय के अंदर आपके विदेश मंत्री ने ईरान में भी बात करी थी, अराक्ची से, और इजराइल में भी बात करी थी। ये एक सधी हुई, संतुलित और बहुत परिपक्व तरीके से इन अंतरराष्ट्रीय विषयों को हैंडल करने का नमूना है, जो कि ये नमूने पहचान नहीं सकते, ये नमूने अप्रिशिएट नहीं कर सकते। देखिए, जब आपका मोदी विरोध राष्ट्र विरोध में तब्दील हो जाए तो फिर आपको
कोई भविष्य मेरे हिसाब से इस देश में ना तो है, ना होना चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारे लोग इस बात को समझेंगे कि हर ये स्टेटमेंट जो ये आ रहा है, उसका मकसद क्या है। मोदी विरोध में इतने अंधे मत हो जाओ कि आप राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये संभलना पड़ेगा इनको अभी, अन्यथा जनता पिछले 40 साल से इनको समझाती आई है और दोबारा समझाएगी। सर, लेकिन अगर हम वापस इस युद्ध की बात करें तो कहाँ जाता दिख रहा है आपको ये युद्ध? आपको लगता है कि ये 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में खत्म हो जाएगा या हालात बद से बदतर होते चले जाएँगे? और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि अगर बातचीत की बात अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो क्या कहीं वो भारत से किस तरह की मध्यस्थता की उम्मीद तो नहीं कर रहे? देखिए, मैं मध्यस्थता तो नहीं कहूंगा, लेकिन भारत का इसमें एक रोल हो सकता है, क्योंकि भारत, मुझे लगता है कि एकमात्र देश शायद ऐसा है जिसके विदेश मंत्री ने हमलों के तुरंत बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बहुत अच्छे माहौल में बातचीत करी है। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम, जैसे हम पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बराबर बात कर रहे हैं, पुतिन भी भारत आने को आए हैं और ज़ेलेंस्की भी आने को तैयार हैं, तो इस प्रकार का एक माहौल बनने में भारत की का रोल हो सकता है। जहां तक इस युद्ध का सवाल है, देखिए, इजराइल ईरान के पास जो लड़ने की काबिलियत है, उनके उनके पास एयर डिफेंस ना के बराबर है, एयरफोर्स ना के बराबर है, और जो थोड़ा बहुत था उसको इन्होंने तबाह कर दिया है। नेवी भी लगभग लगभग उनकी तबाह हो चुकी है। उनकी मेन जो ताकत है वो मिसाइल ड्रोन पावर है, हुँ, और जो मिसाइल ड्रोन्स हैं वो फाइनाइट हैं। और अब जो हमले हो रहे हैं वो उनके मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स पे, उनके स्टोरेज साइट्स पे, उनके लॉन्चर्स पे, उनके ड्रोन्स पे हमले किए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इजराइल ईरान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक इस युद्ध को सस्टेन कर सके, पहली बात। दूसरी बात, इस हमले के शासन ने एक बहुत बहुत ही ज्यादा खराब, जिसको बोलते हैं ना, एब्सोल्युटली मिसमैनेज्ड इकोनॉमिक्स हुँ, रही है। आज आप देखें, $1 में 12, 13, 14 लाख ईरानी करेंसी आती है। आप कहां से कहां वो पहुंच गया है। बेरोजगारी, इस तरह की इन्फ्लेशन, हर चीज जो है वो ईरान में बहुत ज्यादा खराब है, और उस एकमात्र कारण इनका ये रहा है। तो उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, और अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करते हैं तो हुँ। उसमें उनका स्वयं का भी बहुत सारा नुकसान है। वो ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया, लेकिन मेरा शिप यहां से जाएगा और मेरा तेल लेकर के जाकर के वो बेचेगा ना। अमेरिका के भी वहां पर बहुत सारे युद्धक बेड़े खड़े हुए हैं। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनको मालूम होना चाहिए। और वो आधी ने भी उनकी उन्होंने सिंक कर दिया है, और बाकी आधी भी सिंक कर देंगे, उनका ये भी। तो मेरा ये मानना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था और ईरान के फाइनाइट कॉम्बैट पोटेंशियल उनको बहुत ज्यादा देर तक इस युद्ध में चलने नहीं देगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि भाई आप मिसाइल, वो कह रहे हैं मिसाइल फायर करेंगे, वो कहते हैं करो और करो, ताकि आपकी मिसाइलें खत्म हो जाए। फिर क्या करोगे? तो मेरा ये मानना है कि इनकी मदद के लिए कोई और देश फिजिकली नहीं आएगा। ना तो हुँ। रूस आता हुआ नजर आ रहा है, ना चीन आता हुआ नजर आ रहा है, ना उत्तर कोरिया आता हुआ नजर आ रहा है, और ना एर्दोगान का तुर्की आता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी देश फिजिकली वहां पर आने से आएगा नहीं, ये निश्चित है। वो थोड़ा मिलिट्री हार्डवेयर, थोड़ा एम्यूनिशन ये उनको दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वॉर वेजिंग की कैपेबिलिटी लिमिटेड रहेगी। एक सेना जिसके 40 टॉप अधिकारी एक झटके में चले जाएं तो उसकी परिस्थिति क्या होगी। मेरा ऐसा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा ऐसा अनुमान है कि आईआरजीसी के अंदर से ही आवाज आएगी जो कहेगी कि भाई हथियार डालो। ईरान की सेना के अंदर से आवाज आएगी, ईरान के अंदर से आवाज आएगी कि ये जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, आपके कोई भी असहमति प्रकट करने की
कोई भी क्षमता को बुरी तरह से क्रश कर देना, और ये जो आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी जो वैचारिक जो 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 सोच है, उसके ऊपर इतना जबरदस्त इंपैक्ट डालना। आपको पता है कि एक बच्ची जिसने पहना हुआ था हिजाब, उसको इसलिए सजा दी गई क्योंकि वो हिजाब उनके हिसाब से सही नहीं पहना हुआ था। इस प्रकार की मानसिकता, ये वही ईरान है। जब 1950 में इजराइल आया था, तो मुस्लिम देशों में से सबसे पहले इजराइल को मान्यता देने वाले देशों में से एक ईरान था। पहला देश तुर्की था, दूसरा देश इजराइल को मान्यता देने वाला ईरान था। ईरान से इजराइल की डायरेक्ट फ्लाइट्स थी, खुलापन था, समाज खुला हुआ था। ये 1979 का सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन भी इसको नहीं कहा जाना चाहिए। किसी चैनल पे कल में हम लोग यही बात कर रहे थे, क्योंकि रेवोल्यूशन जो होता है वो हमेशा बेहतरी के लिए होता है। बिल्कुल। इस रेवोल्यूशन में तो उन्होंने ईरान को सैकड़ों साल पीछे कर दी। जब शाह पहलवी भारत की यात्रा करते थे, तो लॉन्ग जी। स्कर्ट्स पहन करके आती थी ईरान की प्रथम महिला भारतवर्ष में। वो सूट पहन के आते थे, खुलापन था, पूरी दुनिया से उनके ताल्लुकात थे, ट्रेड था। आज आपने उस इजराइल के समाज को, ईरान के समाज को तबाह कर दिया। आप वहां पर बच्चे के बाहर नहीं निकल सकते, कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई असहमति प्रकट नहीं कर सकता, और जो जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो तो बिल्कुल गर्त में चली गई है, बेड़ा गर्क। तो मेरा ये मानना है कि ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बहुत लंबा इस युद्ध को खींच सकें, जबकि अमेरिका सालों का युद्ध चला सकता है। उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सबसे शक्तिशाली आर्म्ड फोर्सेस हैं और सबसे पैसे वाला देश है। तो ये मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा लंबा ये युद्ध चलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कुछ समय के बाद जी। ईरान बाध्य हो जाए बातचीत करने के लिए और शर्तें मानने के लिए। चलिए सर, देखते हैं कि ईरान की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। अभी तो उनके तेवर यही है कि हम झुकेंगे नहीं, हम घुटनों पर नहीं आएंगे, किसी के सामने मुंह तोड़ जवाब देंगे, इजराइल का घमंड तोड़ेंगे। फिलहाल तो इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत के टेबल पर आने को ईरान तैयार है, तो वो भी देख लेते हैं कि वो सिर्फ एक हवाबाजी है या सच में ईरान ने उनसे कहा है या उनके नए लीडर ने कहा है कि हम बात करने को तैयार है। इस बीच पीएम मोदी ने भी जिस तरह से यूएई पर जो हमले हुए उनकी आलोचना की है, तो एक मैसेज वहां पर भी उन्होंने देने की कोशिश की है कि हालात को सामान्य किया जाए, बातचीत के जरिए सारे हालात को सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।